एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी वेल्डिंग ट्रेड एमसीक्यू क्लास में। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस बाय प्रिया। आज के इस वीडियो में हम वेल्डिंग ट्रेड एमसीक्यू से रिलेटेड 25 क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एनसीएल एग्जाम और वो सभी एग्जाम जो वेल्डिंग ट्रेड बेस्ड हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आज के चैप्टर में हमने डिफरेंट चैप्टर से एमसीक्यूज को कवर किया है ताकि आपको हर चैप्टर से ओवरव्यू मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू और इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन 126 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट्स ऑफ मैटर? निम्नलिखित में से कौन पदार्थ की एक अवस्था है? ठोस, द्रव, गैस, ये सभी। तो आप जानते हैं कि ये सभी जो हैं वो हमारी पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। वेल्डिंग में जब हम किसी भी जॉब को वेल्ड करते हैं तो वो ठोस अवस्था में होता है। वेल्डिंग के दौरान वो लिक्विड में आता है और वेल्डिंग करने के बाद वह फिर से ठोस हो जाता है। तो हमारे वेल्डिंग में भी ठोस की अवस्थाओं का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो ठोस की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस होती हैं। इसके अतिरिक्त प्लाज्मा भी होता है जो कि हम प्लाज्मा वेल्डिंग में यूज़ करते हैं। तो ये सभी जो हैं वो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑक्सीडेशन विल रिड्यूस द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ वेल्ड मेटल लाइक। ऑक्सीकरण वेल्ड मेटल के यांत्रिक गुणवत्ता को कम कर देता है, जैसे तनन शक्ति, टफनेस, डक्टिलिटी, ये सभी। तो इसका भी जवाब है ये सभी। अगर हमारा जॉब वेल्डिंग करने के दौरान ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है तो वहां पर ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन होने से उस जॉब की टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी और टफनेस, इन तीनों पर प्रभाव पड़ता है। आप कह सकते हैं कि ये तीनों खराब हो जाते हैं, इन दोनों की प्रॉपर्टी कम हो जाती है, जिससे हमारा जॉब जिस यूज में आना है उस यूज में नहीं आ पाता है। इसलिए हमें वेल्डिंग करने के दौरान ऑक्सीजन कंटेमिनेशन से बचने की जरूरत रहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस पोरोसिटी इन वेल्ड मेटल? गैस पोरोसिटी के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन। तो इसका सही जवाब है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जो होती है वो गैस पोरोसिटी के लिए जिम्मेदार होती है। जैसे जब हम वेल्डिंग करते हैं तो अगर नाइट्रोजन गैस हमारे वेल्ड मेटल और हमारे जॉब के बीच में फंस जाती है तो वो ठंडा होने के बाद क्या होते हैं कि वो बबल्स के रूप में निकल जाती है और हमारी वेल्ड बीड होती है वो पोरस हो जाती है। तो छोटे छोटे जो छिद्र पड़ जाते हैं उसको पोरोसिटी बोलते हैं, और उसके कारण किसके कारण होता है? नाइट्रोजन कंटेमिनेशन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेटल दोज विच हैव आयरन एज देयर बेस आर कॉल्ड। धातुएं जिनमें आयरन आधार रूप से होता है कहलाती है नॉन फेरस, नॉन मेटल, फेरस मेटल, सिन मेटल। तो इसका सही जवाब है फेरस मेटल। जो फेरस मेटल होता है उसमें हमारा आयरन जो होता है वो मुख्य रूप से पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कास्ट आयरन? कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? आपके ऑप्शन है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, 1150 डिग्री सेंटीग्रेड, 1083 डिग्री सेंटीग्रेड, 659 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही जवाब है 1150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है हमारा कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के केस में आप अगर डिफरेंट राइटर्स की बुक देखेंगे तो आपको 2-3 डिग्री का अंतर हो सकता है देखने को मिले। अकॉर्डिंग टू निमी, कास्ट आयरन का जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है 1150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 1500 किसका होता है? माइल्ड स्टील का होता है। 1500 से 1530 हमारा माइल्ड स्टील का होता है। 1083 यानी 1083 किसका होता है? कॉपर का होता है। और 659 किसका होता है? एल्युमिनियम का होता है। चलिए नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ निकल? निकल का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? आपके ऑप्शन है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, 1452 यानी 1452 डिग्री सेंटीग्रेड, 327 डिग्री सेंटीग्रेड, 419 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही जवाब है 1452 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हमारा निकेल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 1452 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी मेल्टिंग पॉइंट पर वेल्डिंग निर्भर करती है। ठीक है, तो हमें डिफरेंट मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट याद करना बहुत जरूरी है। बहुत से एग्जाम में मेल्टिंग पॉइंट्स को पूछा गया है और
ज्यादातर कॉपर और एल्युमिनियम का पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ कार्बन परसेंटेज इंक्रीजेज मेल्टिंग पॉइंट इज, कार्बन प्रतिशत बढ़ने पर मेल्टिंग पॉइंट होता है, बढ़ता है, घटता है, कोई बदलाव नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है डिक्रीज, यानी घटता है। हमारा जो माइल्ड स्टील है उसमें कार्बन की मात्रा जो है वो कास्ट आयरन से कम है, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। माइल्ड स्टील का मेल्टिंग पॉइंट 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है और कास्ट आयरन का 1150 डिग्री सेंटीग्रेड है। इससे यह पता चलता है कि कार्बन बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फ्लेम, निम्नलिखित में से कौन फ्लेम का एक प्रकार नहीं है। फ्लेम के बारे में आपने पढ़ा होगा, न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोराइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग, जो कि गैस वेल्डिंग का एक टर्म है। गैस वेल्डिंग में जो हम फ्लेम बनाते हैं वो ये 3 तरह के होते हैं। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें से कौन नहीं है। तो न्यूट्रल फ्लेम, कार्बो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम। तो इसका सही जवाब है कार्बो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऐसी कोई फ्लेम नहीं होती। हमारी 3 मुख्य फ्लेम होती है, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग और कार्बोराइजिंग फ्लेम। चलिए नेक्स्ट। विच फ्लेम इज यूज फॉर वेल्ड माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील etc। माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग करने के लिए कौन सी फ्लेम प्रयुक्त होती है? आपके ऑप्शन है न्यूट्रल फ्लेम, कार्बो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम। तो इसका सही जवाब है न्यूट्रल फ्लेम। माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील मटेरियल की वेल्डिंग करने के लिए हम लोग न्यूट्रल फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे फ्लेम्स की बात हो रही है, इसके मतलब हम लोग गैस वेल्डिंग को देख रहे हैं। तो न्यूट्रल फ्लेम में क्या होता है, जो हमारी ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो मिक्सचर होता है वो समान अनुपात में होता है, इसलिए इसको न्यूट्रल फ्लेम बोलते हैं। चलिए। विच फ्लेम इज यूज फॉर वेल्डिंग ब्रास एंड ब्रेजिंग ऑफ फेरस मेटल, ब्रास और फेरस मेटल की ब्रेजिंग करने के लिए किस फ्लेम का प्रयोग करते हैं? आपके ऑप्शन है न्यूट्रल फ्लेम, कार्बो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम। तो इसका सही जवाब है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग का प्रयोग हम ब्रास और फेरस मेटल की वेल्डिंग करने के लिए करते हैं। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो होती है उसमें जो हमारा ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो ज्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू एसिटिलीन के कंपैरिजन में। चलिए नेक्स्ट है। विच फ्लेम इज यूज फॉर स्टेलाइटिंग लिंडे वेल्डिंग ऑफ स्टील पाइप, स्टेलाइटिंग और स्टील पाइप्स की लिंडे वेल्डिंग करने के लिए किस फ्लेम का प्रयोग करते हैं? आपके ऑप्शन है न्यूट्रल, कार्बो ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग, कार्बोराइजिंग। तो इसका सही जवाब है कार्बोराइजिंग फ्लेम। हम लोग स्टेलाइटिंग यानी हार्ड फेसिंग करने के लिए हम लोग कार्बोराइजिंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CCMS? आपने बहुत ज्यादा यूज भी किया होगा इंडस्ट्री में, अगर आपने काम किया है। इंडस्ट्रियल जो हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज्यादातर CCMS वायर यूज होता है, जो कि मिग वेल्डिंग का एक टर्म है। तो आपको इसका फुल फॉर्म बताना। तो आपके ऑप्शन है कॉपर कोटिंग माइल्ड स्टील, कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील, कॉपर कंप्लीटिंग एंड माइल्ड स्टील, कॉपर कॉमन माइल्ड स्टील। तो इसका सही जवाब है कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील। इस फिलर वायर पे कॉपर की कोटिंग हुई होती है, जिससे हमें काफी ज्यादा सुविधाएं मिलती है। पहला तो हमें ये मिलता है कि इस पर रस्ट नहीं लगता है, हमारे बेयर में होने से उस पर रस्ट लग सकता है, लेकिन कॉपर की कोटिंग करने पर उस पर रस्ट नहीं लग सकता है। दूसरा है कि इसकी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो भी बेहतर हो जाएगी, और तीसरा इसकी फ्यूजन की क्षमता बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट। लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक इज आल्सो नोन एज, लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक इस नाम से भी जानी जाती है। बैक हैंड वेल्डिंग टेक्निक, बैकवर्ड वेल्डिंग टेक्निक, फोर हेड वेल्डिंग टेक्निक, फोर फेस वेल्डिंग टेक्निक। तो इसका सही जवाब है बैक हैंड वेल्डिंग टेक्निक। लेफ्ट हैंड वेल्डिंग टेक्निक में हम क्या करते हैं, राइट से स्टार्ट करते हैं वेल्डिंग और लेफ्ट की तरफ जाते हैं। तो ऐसी जो वेल्डिंग टेक्निक होती है उसको हम लोग लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक कहते हैं। इसको दूसरे नाम से बैक हैंड वेल्डिंग टेक्निक भी बोलते हैं। What is the angle between blow pipe and welding in left word welding technique? लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक में ब्लो पाइप तथा वेल्डिंग लाइन के मध्य कितना कोण होता है? आपके ऑप्शन है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 to 75 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही जवाब है 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो हमारा फिलर वायर होता है उसका एंगल होता है 30 डिग्री to 40 डिग्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अबाउट 5 mm थिकनेस प्लेट विच वेल्डिंग इज यूज्ड। यहाँ पे अबाउट नहीं होगा, यहाँ पे अबव होगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। अबव यानी 5 mm से ऊपर। अबव 5 mm थिकनेस प्लेट विच वेल्डिंग टेक्निक इज यूज्ड। 5 mm से अधिक मोटी प्लेट वेल्डिंग के लिए किस वेल्डिंग टेक्निक का प्रयोग करते हैं? आपके ऑप्शन लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक, राइट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक,
बोथ नन। तो इसका सही जवाब है राइट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक। राइट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक को हम 5 mm से अधिक थिक प्लेट को वेल्ड करने के लिए करते हैं, उसके नीचे हम लोग लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक को मानते हैं। चलिए, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम? ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का ताप कितना होता है? आपके ऑप्शन है 3000 टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 3100 टू 3100 से 3300 डिग्री सेंटीग्रेड, 3300 टू 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, 4000 टू 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही जवाब है हमारा 3100 से 3300 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 3100 टू 3300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब इसमें 3 फ्लेम भी होती है, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग एंड कार्बोनाइजिंग फ्लेम भी होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसको 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द फ्लेम टेम्परेचर ऑफ ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम? ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम का ताप कितना होता है? आपके ऑप्शन है 3000 डिग्री टू 3300 डिग्री सेंटीग्रेड, 2400 डिग्री टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 2700 डिग्री सेंटीग्रेड, 2700 टू 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, 2100 टू 2400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही जवाब है 24, यानी 2400 से 2700 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है। किसका होता है? ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम। अब ऑक्सी हाइड्रोजन, हम जहाँ पे एसिटिलीन गैस यूज कर रहे थे तो वो ऑक्सी एसिटिलीन हो गई। अगर हम फ्यूल गैस के रूप में हाइड्रोजन यूज करेंगे तो वो ऑक्सी हाइड्रोजन हो जाती है। अगर हम कोल गैस यूज करते हैं तो ऑक्सी कोल गैस हो जाती है, और अगर हम एलपीजी यूज करते हैं तो वो ऑक्सी एलपीजी गैस वेल्डिंग हो जाती है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लेम हैज लो टेम्परेचर? निम्नलिखित में से कौन सी फ्लेम का ताप सबसे कम होता है? ठीक है, यहाँ पे बीच में कम होगा, सबसे कम होता है, लो होता है। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, ऑक्सी कोल फ्लेम, ऑक्सी एलपीजी फ्लेम। तो इसका सही जवाब है ऑक्सी कोल फ्लेम। ऑक्सी एसिटिलीन और ऑक्सी हाइड्रोजन का आपने देख लिया है। एलपीजी का होता है 2700 डिग्री सेंटीग्रेड टू 2800 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऑक्सी कोल फ्लेम का होता है 1800 से 2200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सबसे कम होता है ऑक्सी कोल का। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेंटीग्रेड स्केल एंड फॉरेनहाइट स्केल? ये भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आपके ऑप्शन है C इक्वल टू F माइनस 32 बाई इंटू 5/9, C इक्वल टू F माइनस 32 इन ब्रैकेट 5/9, C इक्वल टू F माइनस 40 ब्रैकेट क्लोज 5/9, एंड C इक्वल टू F माइनस 42 ब्रैकेट 5/9। तो इसका सही जवाब है C माइनस F13, C इक्वल टू F माइनस 32 बाई इंटू 5/9। तो इस फॉर्मूले के थ्रू अगर आपको सेंटीग्रेड में कोई स्केल, सेंटीग्रेड में कोई टेम्परेचर आपको दिया है, तो इस फॉर्मूले के यूज करके आप उसको फॉरेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉरेनहाइट में दिया तो उसको सेल्सियस में यूज करते हैं। मैंने प्रीवियस एग्जाम में एक क्वेश्चन देखा है इससे रिलेटेड, और वो क्वेश्चन ये पूछता है कि किस डिग्री सेंटीग्रेड पर फॉरेनहाइट और सेल्सियस, जो हमारा सेंटीग्रेड स्केल है, वो इक्वल होती है। अभी जो सेंटीग्रेड है वो सेल्सियस हो गया, तो सेल्सियस स्केल और फॉरेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड ये किस टेम्परेचर पर दोनों सेम होते हैं। तो ये आप इस फॉर्मूले की हेल्प से लगा के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर? निम्नलिखित में से कौन सा गुण धातु का यांत्रिक गुण नहीं है? मैकेनिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी होती है हमारी, और एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो आपको ये बताना है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी या यांत्रिक गुण नहीं है। हार्डनेस, टफनेस, डक्टिलिटी, कोरोजन। तो इसका सही जवाब है कोरोजन। जो कोरोजन होता है वो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी में आता है, और जो कोरोजन होता है वो किसी भी मेटल के मतलब नमी के संपर्क में आ जाने से होता है। चलिए, नेक्स्ट है, विच मैकेनिकल प्रॉपर्टी इज शोन इन फिगर? चित्र में कौन सा यांत्रिक गुण दर्शाया गया? हार्डनेस, टफनेस, डक्टिलिटी, तनन शक्ति। तो ये हमारी है टेंसाइल स्ट्रेंथ। जब हम किसी जॉब पर दोनों साइड से खींचते हैं, इससे हमें उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ का पता चलता है कि वो कितना लोड सह सकती है। नेक्स्ट है, विच मैकेनिकल प्रॉपर्टी शोन इन फिगर? चित्र में कौन सा यांत्रिक गुण दर्शाया गया है? हार्डनेस, टफनेस, डक्टिलिटी, कोरोजन। तो आप देख सकते हैं ये डक्टिलिटी है, और डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम मेटल्स की वायर के रूप में बना सकते हैं। जैसे कॉपर के वायर बनते हैं तो वो डक्टाइल मटेरियल है, इसीलिए वो इजिली उसके वायर बन सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्या है, विच वेल्ड इज शोन इन फिगर, चित्र में कौन सा वेल्ड दर्शाया गया है, ग्रूव वेल्ड, प्लग वेल्ड, फिलेट वेल्ड, बीड वेल्ड। तो ये हमारा क्या है, प्लग वेल्ड है। ठीक है, एक ग्रूव वेल्ड होता है हमारा, फिलेट भी होता है हमारा, बीड वेल्ड भी होता है। तो ये जो हमारा चित्र में है वो प्लग वेल्ड है। चलिए नेक्स्ट क्या है, विच वेल्ड इज शोन इन फिगर, चित्र में कौन सा वेल्ड दिखाया गया है, ग्रूव वेल्ड, प्लग वेल्ड, फिलेट वेल्ड, बीड वेल्ड। तो आप इसको देख सकते हैं, ये फिलेट वेल्ड है। तो फिलेट वेल्ड, अभी आपको ये टी ज्वाइंट दिख रहा है, तो ये फिलेट वेल्ड में ये कौन सा ज्वाइंट है, टी ज्वाइंट है। इसमें लैब भी आता है और कॉर्नर ज्वाइंट भी आता है। तो ये हमारा क्या है, फिलेट वेल्ड। चले, ग्रूव वेल्ड आर आल्सो डन ऑन टी फिलेट ज्वाइंट इफ प्लेट थिकनेस इज मोर देन, टी फिलेट ज्वाइंट में भी ग्रूव वेल्ड किया जाता है यदि प्लेट इससे अधिक मोटाई हो, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm। तो इसका सही जवाब है 12 mm। अगर हमारी प्लेट्स और हमें उनकी टी ज्वाइंट बनानी है और वो अगर 12 mm से ज़्यादा मोटे हैं तो उसमें भी हम लोग ग्रूव करके ही वेल्डिंग करते हैं, ताकि हमें प्रॉपर पेनिट्रेशन या एक तरह से प्रॉपर स्ट्रेंथ मिल सके और मटेरियल पूरा अच्छे से फ्यूज हो सके। इसलिए हमें उस पर हमेशा ग्रूव वेल्ड बनाना चाहिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैंने इसमें कंटेंट किए हैं ताकि आपके एनसीएल एग्जाम और वेल्डिंग से रिलेटेड सभी एग्जाम पे यूजफुल हो। तो अगर आपने ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये पहुंच पाए। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। और अगर आपके आसपास कोई आईटीआई कर रहा है और वो वेल्डर ट्रेड से रिलेटेड या फिटर ट्रेड से रिलेटेड आईटीआई कर चुका है और वो तैयारी कर रहा है कॉम्पिटिटिव, तो उसको भी इस चीज़ को अवगत कराइए कि ऑनलाइन क्लासेस बाय प्रिया पर वेल्डिंग की ट्रेड थ्योरी के एमसीक्यूज चल रहे हैं और एनसीएल की प्रॉपर प्रिपरेशन कराई जा रही है वेल्डिंग और फिटर ट्रेड में। तो फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट इसी टाइम। तो मेरा जो वीडियो है, कल एक लोगों ने कमेंट किया सर वेल्डिंग का क्लास कहाँ है, वेल्डिंग का क्लास। तो वेल्डिंग का जो क्लास है वो बुधवार और शनिवार 2 दिन एमसीक्यू चलता है, बुधवार को भी और शनिवार को। तो ये 2 दिन चलता है। हमारा फिटर जो है वो ट्यूसडे और फ्राइडे चलता है। तो इसी सर्कल में हम लोग क्लासेस कर रहे हैं। तो आप वेल्डिंग थ्योरी देखने के लिए आप बुधवार को हमारे साथ और सैटरडे को हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो इसी तरह आप हमारे वीडियोस को प्यार देते रहिए और वीडियोस को शेयर और लाइक करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।